बहुत समय पहले सूरजपुर नाम के एक गांव में पंडित सोमनाथ नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। पंडित सोमनाथ पूरे इलाके में अपने ज्ञान और शास्त्रों की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। वे स्वभाव से बहुत सरल, शांत और विनम्र व्यक्ति थे। अपनी विद्वता पर उन्हें तनिक भी अभिमान नहीं था। गांव का कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने आता तो वे उससे बड़े प्रेम और सम्मान से बात करते। उनके मन में छल कपट का नामो निशान नहीं था। जो भी लोग उनसे पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करवाते, उनसे उन्होंने कभी भी दक्षिणा की मांग नहीं की। यजमान अपनी श्रद्धा से जो भी दे देते, पंडित सोमनाथ उसे स्वीकार कर लेते। उनकी इसी भल मनसाहत का कई लोग फायदा भी उठाते थे, इसलिए उनका जीवन अक्सर अभाव में ही बीतता था। कई बार तो घर में खाने तक का अनाज नहीं बचता था। पंडित सोमनाथ की पत्नी सीता कई बार उनसे कहा करती थी कि आप भी इतने बड़े पंडित हैं, यदि चाहे तो लोगों से थोड़ा अधिक दक्षिणा मांग सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन पंडित सोमनाथ हमेशा मुस्कुराकर कहते कि मेरे लिए ऐसा करना पाप के समान है। मैं अपने ज्ञान का उपयोग केवल धर्म के कार्यों के लिए करना चाहता हूँ, धन कमाने के लिए नहीं। मैं जितना मिलता है उसी में संतुष्ट हूँ, क्योंकि पाप की कमाई से मन को कभी शांति नहीं मिलती। पत्नी उनके विचारों को समझकर चुप हो जाती थी और इसी तरह उनका जीवन धीरे धीरे चलता रहता था। एक दिन पंडित सोमनाथ को पास के गांव रामगढ़ से एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान का निमंत्रण मिला। उन्होंने वहां जाकर पूरे मन से पूजा पाठ संपन्न कराया। काम समाप्त होने के बाद वे शाम को अपने घर लौटने लगे। रास्ता लंबा था और चलते चलते उन्हें तेज भूख लगने लगी। रास्ते में उन्हें पता चला कि राजा विक्रमसेन के महल में हर समय जरूरतमंदों और यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। ये सुनकर वे महल की ओर चले गए। महल के सेवकों ने उन्हें बड़े आदर से बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया और एक चमकदार चांदी के लोटे में पानी भी दिया। भोजन करके पंडित सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और मन ही मन राजा को आशीर्वाद देने लगे। जब वे वहां से जाने लगे तो उनकी नजर उस चांदी के लोटे पर पड़ी। अचानक उनके मन में लालच उत्पन्न हो गया और उन्होंने चुपके से वो लोटा अपने कपड़ों में छिपा लिया। बिना किसी को बताए वे महल से बाहर निकल आए और रात होने तक अपने घर पहुंच गए। उधर महल में जब सेवकों ने बर्तन गिने तो पता चला कि एक चांदी का लोटा गायब है। उन्होंने तुरंत ये बात राजा विक्रमसेन को बताई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर महल से लोटा कैसे गायब हो गया, परंतु काफी खोजबीन के बाद भी चोर का कोई पता नहीं चला। इधर तीसरे दिन जब पंडित सोमनाथ ने उसी लोटे में पानी पिया तो उनके मन में गहरा पश्चाताप जाग उठा। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्म महसूस होने लगी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे अपनी गलती स्वीकार करेंगे। वे उसी समय लोटा लेकर राजा के महल पहुंचे और राजा विक्रमसेन के सामने जाकर सारी बात सच सच बता दी। उन्होंने लौटा राजा को वापस करते हुए कहा कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और वे इसके लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि जिसने लोटा चुराया वही व्यक्ति उसे वापस करने क्यों आ गया। राजा ने शांत स्वर में पूछा कि जब आपने चोरी की थी तो फिर उसे वापस करने की क्या आवश्यकता थी। तब पंडित सोमनाथ बोले, महाराज, मैंने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की थी। उस दिन आपके महल में भोजन करने के बाद अचानक मेरे मन में ये बुरा विचार उत्पन्न हुआ और मैंने लोटा उठा लिया, परंतु 3 दिन बाद मेरे मन में गहरा पश्चाताप जागा और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन संभव है कि आपके खजाने में कहीं ना कहीं पाप की कमाई शामिल हो। उसी भोजन के प्रभाव से मेरे मन में भी ये पापपूर्ण विचार आ गया। राजा विक्रमसेन को ये बात सुनकर पहले तो क्रोध आया, परंतु वे ये भी जानते थे कि पंडित सोमनाथ जैसे ज्ञानी व्यक्ति बिना कारण ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। इसलिए उन्होंने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। अगले दिन उन्होंने साधारण व्यक्ति का भेष धारण किया और अपने राज्य में घूमने निकल पड़े। रास्ते में वे लोगों से बातचीत करने लगे। कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि राज्य के अधिकारी जनता से तय कर से 2 गुना लगान वसूल रहे हैं और उसी धन से राजकोष भरा जा रहा है। ये सुनकर राजा को गहरा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई आदेश कभी नहीं दिया था। महल लौटते ही राजा विक्रमसेन ने अपने खजाना मंत्री सोमदत्त को बुलवाया और सख्ती से पूछताछ की। सच्चाई सामने आते ही मंत्री शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। राजा ने तुरंत उसे कारागार में डालने का आदेश दिया और जनता से उस वर्ष का पूरा लगान माफ कर दिया। इसके बाद राजा ने पंडित सोमनाथ को पूरे सम्मान के साथ महल में बुलवाया और उन्हें राज्य का राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। अब पंडित सोमनाथ को उनके ज्ञान और ईमानदारी के अनुसार उचित सम्मान और पद मिल गया था और उनके घर की गरीबी भी समाप्त हो गई। राजपुरोहित बनने के बाद पंडित सोमनाथ ने राजा को सलाह दी कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य है कि वो समय समय पर अपने मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यों की जांच करता रहे, ताकि राज्य के खजाने में पाप की कमाई प्रवेश न कर सके। राजा ने उनकी बात मान ली और वचन दिया कि अब से वो स्वयं राज्य के कार्यों पर ध्यान देंगे।
इस घटना के बाद राज्य में न्याय और ईमानदारी की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो गई और प्रजा का अपने राजा पर विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। उसी राज्य के एक नगर में रहते थे सेठ रतनलाल। सेठ रतनलाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के भंडार दूर दूर तक फैला, व्यापार और शहर में ऊंचा स्थान पर। इन सब से बढ़कर उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था उसका इकलौता बेटा कुंदन। ये बात बहुत ही पुरानी है, जब एक नगर पर एक राजा का राज था जो कि बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज में सभी लोग बहुत ही खुश थे। चारों तरफ शांति और खुशहाली थी। उस राजा का सिर्फ एक ही बेटा था जो कि बहुत ही समझदार, नेक और हर काम में माहिर था। परंतु बहुत ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वो जिद्दी बन गया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी उसके पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत ही प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि ये एक धोबियों की बस्ती थी, जहां पर हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर की छत पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले बालों के बीच में चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वो तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर आई। राजकुमार जैसे होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां पर आ चुके थे। राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। राजकुमार की आंखों के आगे से वो सुंदर चेहरा हट नहीं रहा था। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो एक धोबी का घर था और वो लड़की धोबी की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर में आकर पड़ गया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। राजा को जब ये बात पता चली तो वो सोच में पड़ गया। वो राजकुमार की जिद के बारे में जानता था। राजा ने अपने सबसे काबिल मंत्री को बुलाकर सलाह ली। मंत्री बहुत ही अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने कहा, महाराज, राजकुमार को रोकना ठीक नहीं है। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। ये जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से उनकी शादी करवा देना। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, वो भी एक कोने में कहीं पड़ी रहेगी। राजा को ये बात समझ में आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इस बात की आज्ञा देता हूँ कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते हुए राज दरबार में हाजिर हुए। सोच रहे थे न जाने क्या गलती हो गई जो राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। जब वो राजकुमार के सामने आए तो राजकुमार ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से फूले नहीं समाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्हें इतना सम्मान दिया गया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय वो दोनों सोच में पड़ गए और फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने जब ये सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया कि एक तो वो धोबी को इतना सम्मान दे रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और ये उसके राज्य का मामूली सा धोबी होकर कहता है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था, उसे लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए उसने धोबी की बात को बर्दाश्त कर लिया। उसने धोबी से साफ कह दिया कि मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर तुम्हें तुम्हारे पूरे खानदान के साथ कारागार में डलवा दूंगा। वे बेचारे दोनों पति पत्नी जैसे तैसे डरते कांपते हुए अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है, अगर तुमने मना कर दिया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिए
कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर यहाँ पर सुन ले। अगले दिन धोबी फिर से राजकुमार के महल में गया और लड़की का संदेशा उन तक पहुंचा दिया। उसके दिल में डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग ना कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखे। राजकुमार को पहले तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि धोबी का सिर काट दे, लेकिन फिर उसे अपना प्रेम याद आ गया। दूसरा, उसके दिल में ये जिज्ञासा हुई कि देखे धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर जा पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी पत्नी रहते थे, ऊपर के कमरे में लड़की रहती थी। राजकुमार जब वहां पर पहुंचा तो लड़की नीचे के कमरे में ही थी। उसने अपने आगे एक पर्दा डाल रखा था और वो पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। राजकुमार से कहने लगी, मेरी 4 शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा, ये क्या बात हुई, ये कैसी अजीब शर्त है। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल को छोड़कर वापस झोपड़ी में कौन आता है। राजकुमार कहने लगा, मुझे मंजूर है, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने की या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनकर तो राजकुमार को हंसी आ गई। शादी है या कोई मजाक। उसने सोचा, एक बार शादी हो जाए बाद में देखा जाएगा। कहने लगा, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये तो बिल्कुल बकवास है। जब दिन भर वहां पर रहेगी तो ये कैसे हो सकता है कि ना कुछ खाए और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे ये भी मंजूर है। लड़की फिर से कहने लगी, मेरी चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये तो बहुत ही अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। राजकुमार बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर बारात लेकर आ जाइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में आ जाए। राजकुमार अपने 2-4 दोस्तों के साथ बारात लेकर गया और बड़े ही सादे तरीके से फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में लेकर आ गया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह से छुप गया था। पता नहीं चल रहा था कि महल में नई बहू आई है। राजा रानी तो वैसे भी इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। बस एक राजकुमार की खास दासी थी जो वहीं पर हाथ बांधे खड़ी थी और जो भी आदेश होता उसे पूरा कर देती। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि घोड़ा गाड़ी तैयार है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह से लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना तो कुछ खाया, ना पिया, ना हिली जुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने बीत गए। उसकी रोज की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन खोई थी, अब वो उस चेहरे की एक झलक देखने के लिए भी तरस गया था। राज दरबार में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। राजा रानी सब परेशान हो गए। एक दिन राजकुमार ने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को कुछ समझाते क्यों नहीं? वो अब इस राजमहल की राजकुमारी बन चुकी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह से रोज रात को चले जाना अच्छा तो नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमार की जय हो। सच बात तो ये है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं। वो एक दिन हमारे घर पर आई थी और बोली कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी भोली सूरत भा गई और हमने उसे अपने घर में रख लिया।
हमसे उसने कभी कोई वास्ता नहीं रखा। क्या खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे माँ कहती है। वो बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा हमने वैसा ही किया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, आप हमारी जान बख्श दें। इतना कहकर धोबी वहां से चला गया। अब राजकुमार एक अजीब सी सोच में पड़ गया। क्या करे क्या ना करे, उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिरकार एक दिन वो बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया कि वो जा रहा है, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापिस आएगा। अगर मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई दूसरा पूछे तो कह देना कि मैं यात्रा पर गया हूँ, ठीक है। दासी का दिल राजकुमार की हालत देखकर बहुत ही दुखी था। उसने भी सोचा चलो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए राजकुमार को इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमार का दिल इस दुनिया से उचट चुका था। वो हिमालय पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों तक इधर उधर भटकता रहा। एक रात को वो बर्फ से ढकी हुई एक पहाड़ी पर पहुंचा। रात गुजारने के लिए वो कोई गुफा तलाश रहा था कि अचानक उसे एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते वो गुफा के अंदर गया तो देखा कि वहां पर एक बूढ़ा सन्यासी अपने ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, दाढ़ी और सिर के बाल बड़े हुए थे। उस सन्यासी को देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा ही सुकून मिला। वो वहीं पर उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन सन्यासी ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी। उन्हें कुछ भी खबर नहीं थी। वो तो पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। अब राजकुमार वहीं पर रहने लगा। रोज सुबह वो झरने से पानी लाता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी में जाकर फल फूल लेकर आता, उन्हीं से अपना पेट भर लेता। 1 महीना इसी तरह से उस गुफा में बीत गया। ठीक 1 महीने के बाद सन्यासी महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को अपने सामने बैठा हुआ पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। सन्यासी महाराज बोले, बच्चा तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम? राजकुमार ये सुनकर बोला, महाराज आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो फिर ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान हो गए, परंतु मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता। योगियों से कुछ भी छुपा नहीं है। तूने बड़ी गलती कर दी जो उस लड़की से शादी कर ली, परंतु तूने मेरी इतने दिनों तक सेवा की है तो मैं तुझे खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। ले ये तू भस्म अपने साथ ले जा। इसको अपने माथे पे लगाते ही तू सबको देख सकेगा, लेकिन कोई तुझे नहीं देख पाएगा। जा अब तू घर जा और इसे अपने माथे पे लगाकर उस लड़की के साथ ही चले जाना। तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। राजकुमार ने सन्यासी की दी हुई भस्म को अपने पास संभाल कर रख लिया और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वापस चल दिया। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वो वापस महल में पहुंचा तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, पाँव में छाले पड़ चुके थे और राजकुमार बहुत ही दुबला पतला हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह से उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत ही खुश हुई। कहने लगी, राजकुमार आप कहाँ चले गए थे और ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में ही पूछते रहते हैं। मैं तो यही कह देती थी कि आप यात्रा पे गए हैं और बिल्कुल ठीक है। आज राजकुमार बहुत ही खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भर के खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या ये मेरे पीछे भी इसी तरह से रोज आती थी? दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, वो रोज उसी तरह से आती थी। राजकुमार बोला, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये अपने घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का समय हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट से अपने माथे पर साधु महाराज की दी हुई भस्म को लगाया और धोबी की लड़की के साथ हो लिया, क्योंकि भस्म को लगाते ही राजकुमार अदृश्य हो चुका था। अगली सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से बोला, आज मैं अपने कमरे में सोऊंगा। जब धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम मुझे आकर जगा देना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है। मैं उठता क्यों नहीं? मैं जो ना भी बताना चाहूँ उसे जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, वो समझ गई कि राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गई तो दासी ने जाकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो जागा नहीं और जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, मुझे क्यों जगा दिया?